बुमराह के ओवर बचाने का एक कारण हार्दिक भी है। लेकिन उनके दिलो दिमाग में जो एक चीज छाई हुई ना कि उन पारियों का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। अर्शदीप सिंह को देखकर किसकी याद आती है आपको? दो ऑप्शन दूंगा मैं आपको, जहीर खान, आशीष नेहरा। पर थोड़ा सा अग्रेसिवनेस जबरदस्ती अर्शदीप ने वो दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेटर अच्छे नहीं रहे, आपने अपना किला खो दिया है, आपने अपनी बादशाहत खो दी कि है। भारतीय होने के नाते तो हम सबसे पहली उम्मीद यही करते हैं कि भारत ही जीते। उनको देख करके आपको किसकी याद आती है? तो बिकॉज इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी जवाबदार नहीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कभी नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं आज पहला टॉक शो लेकर के। और हमारे पहले टॉक शो में हमारे साथ एक मेहमान लाइव जुड़े हैं। एक बहुत ही बेहतरीन हिंदी कमेंटेटर जो कि इंदौर से रहने वाले हैं, हमारे ही शहर से रहने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन हिंदी कमेंट्री करते हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज भी रखते हैं। मनोज जैन जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करते हैं मनोज जैन जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने टॉक शो के सबसे पहले शो के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद आपका इसके लिए। हम बातचीत करेंगे कुछ क्रिकेट के टॉपिक्स पर। शुरुआत आई थिंक वर्ल्ड कप से किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी रिसेंटली T20 का विश्व कप समाप्त हुआ है और भारत ने जिस तरीके से विश्व कप में विजय हासिल करी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक समय ऐसा लग रहा था कि जब भारत हो सकता है कि शायद क्वालिफाई कर पाए या न कर पाए, ऐसी उधेड़ बुन में उलझा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जब भारतीय टीम ने, मैनेजमेंट ने थोड़ा सा सोच विचार किया और उसके बाद में जो टीम में परिवर्तन किया, वो वाकई में, उसके लिए मैं मैनेजमेंट के तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने वाकई में बहुत ही जोरदार तरीके से आगाज, जो सोचा था उसे अंजाम दिया। एक बार वर्ल्ड कप की शुरुआत से नज़र डालते हैं। वर्ल्ड कप की शुरुआत जहां पर हुई थी, जब ग्रुप स्टेज की बात करें, ग्रुप स्टेज पर अगर आप देखें तो भारतीय टीम का ग्रुप आई थिंक काफ़ी हद तक एक तरफा था। मुझे तो ऐसा लगा ग्रुप स्टेज पर तो एक तरफा था। सुपर 8 में आई थिंक भारत की जगह ऑलमोस्ट पक्की थी, क्योंकि यूएसए, नामीबिया ये टीमें ग्रुप में मौजूद। बाकी अगर आप बाकी ग्रुप्स में नज़र डालें तो अफगानिस्तान वाले ग्रुप में अच्छी टीमें थी। तो ग्रुप स्टेज पे काफ़ी आसान था सुपर 8, आपको लगता है? ग्रुप स्टेज पर एक्चुअली क्या है, जो आईसीसी का सोच है वो इस समय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों में क्रिकेट को प्रसारित किया जाए और नई टीमों को मौका दिया जाए। इसीलिए एसोसिएट्स कंट्रीज़ को धीरे धीरे आईसीसी अपने आईसीसी नॉकआउट और आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर इन्वॉल्व करती जा रही है, जोड़ती जा रही है। बिल्कुल। वैसे अगर देखें तो अंडरडॉग्स ने तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। मतलब एसोसिएट नेशंस जो टीम थी उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉम किया। मुझे खासकर वो पहला मुकाबला अगर आपको याद हो, नेपाल। नहीं, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, अगर आपको याद हाँ हो, जी हाँ, है ना? बिल्कुल। ऑलमोस्ट नीदरलैंड ने आई थिंक पलटवार कर ही दिया था। जीत ही लिया था करीब करीब। वो है तो भला हो, आखिरी के 3 ओवर्स में जो 29 रन उन्होंने मारे, उससे वे मैच जीते। और 3 ओवर में 29 ही चाहिए थे और 28 रन वो आखिरी के ओवर में वो आई थिंक फ़हीम अशरफ, तो राइट? ये फ़हीम अशरफ के बल्ले थोड़ा से सा आया था। अनुभव की कमी थी वहां पर। यदि ये अनुभव खेलते खेलते आएगा। आज वे इस नजदीकी मुकाबले को हारे हैं इस तरीके से, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा ना, तो वैसे वैसे वो टीमें जब इस तरीके के दबाव को फेस करना सीख जाएगी, तब निश्चित रूप से बड़े देशों की टीमों को भी हराने की काबिलियत रखती है। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक मैच हुआ है। अगर आप नीदरलैंड्स के अलावा अगर आप ज़िम्बाब्वे टीम पर नज़र डालें, ज़िम्बाब्वे ने पलटवार ही नहीं किया, हराया भी है। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को बाहर करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो वो ज़िम्बाब्वे का रहा है, आई जी हाँ, थिंक, है दो ना? दो मतलब बड़ी टीमों को हरा है, एक श्रीलंका और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो अविश्वसनीय जीत थी उनकी। मतलब कोई कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वे जीत पाएंगे। और श्रीलंका के खिलाफ भी, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल जी होता है हाँ। भाई। क्योंकि अगर आप वहाँ की पिचेस देखें, स्पिन पिचेस हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेस हैं। और स्पिनर के मामलों में अगर आप देखें तो भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, उसके अलावा श्रीलंका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, एशियाई जो टीमें हैं उनके पास जो स्पिन क्वालिटी है वो बाकी टीमों में आपको नहीं मिलेगी, उतनी बेहतर स्पिन क्वालिटी। और उतनी बेहतर स्पिन क्वालिटी को एक तो पहले बल्लेबाजी में बेहतर तरीके से खेलना श्रीलंका के विरुद्ध, और फिर जिस तरीके से गेंदबाजी की, मैं तो फ़ैन हो गया सिकंदर रजा का। जिस तरीके से सिकंदर रजा ने कप्तानी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, एक से एक बड़ी नॉक खेली है।
और बड़ी नॉक के साथ-साथ गेंदबाजी भी की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बल्ले से कमाल दिखाया है। यही तो कारण है कि आज टी20 विश्व कप में की टी20 की यदि रेटिंग को देखा जाए, तो उसमें भी ऑलराउंडर्स की रेटिंग को देखा जाए, तो उसमें नंबर 1 पोज़ीशन पर यदि सिकंदर रज़ा है, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उन्होंने अपने परफ़ॉर्मेंस से ये पोज़ीशन हासिल की। नंबर 1 पे पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन उस नंबर 1 पर लगातार बने रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बार पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस पर भी नज़र डालेंगे। पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस को क्या कहेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले शुरुआत में जो उन्होंने बांग्लादेश को के साथ ना खेलने का निर्णय लिया, इसी असमंजस में उनके खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। दूसरा एक कारण और हो सकता है कि वहाँ पर राजनीतिक दखल-अंदाज़ी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल चाहे आप एशिया कप में देखें, एशिया कप में जिस तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के जस्ट पहले जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया, भले ही वो आईसीसी ने ठुकरा दिया। बट आई थिंक क्रिकेट एक अलग चीज़ है और पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। एक तो आप इस मुद्दे पर पहले ही कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कहता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स ना करे भारत। भारत पर आप उँगली उठाते हैं, आपके यहाँ आप वो कहते हैं कि अपने गिरेबान में आप झाँक कर नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम तो जहाँ तक हो सकता है प्रमोट भी करते हैं, आपके टूर्नामेंट्स में भी प्रमोट करते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स भी आपके यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप लोग ही इस तरीके से करते हैं। बिल्कुल, वो तो हमेशा से रहा है और आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो, जिस जिस देश के क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई, वो बर्बाद हुए, चाहे फिर वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे फिर वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड हो। जी हाँ, ये वेस्ट इंडीज़ भी एक इसमें एक बड़ा उदाहरण है। वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट भी गर्त में यदि चला गया तो उसका प्रमुख कारण ये है कि वहाँ पर राजनीति ने बहुत हस्तक्षेप किया है और दूसरा वहाँ पर प्रतिभाओं को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा कारण है एक। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपनी स्ट्रेंथ बॉलिंग पर ही रखी है, ना कि फील्डिंग पर। फील्डिंग तो शुरू से ही उनकी काफ़ी खराब थी और इस समय तो फील्डिंग का स्तर बहुत ही खराब है। अब पाकिस्तान ने देखिए पहले पेस बॉलर प्रोड्यूस किए, अगर आपको याद है पुरानी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। 90s हो गया, 80s हो गया, उसके बाद 2000 या 2010 तक आप देखिए पेस बॉलर इन्होंने हमेशा प्रोड्यूस किए हैं, बट इस बार का वर्ल्ड कप ये स्पिनर के दम पर खेल रहे थे। जी हाँ, एक्चुअली कुछ परिस्थितियाँ भी विश्व कप में इस प्रकार से थी कि स्पिन ट्रैक थे, गेंदबाजों को टर्न मिल रहा था। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वो बांग्लादेश, और बांग्लादेश तो खैर खेल ही नहीं रहा था, और अफगानिस्तान, इन लोगों ने तो पूरी तरह से, नेपाल, यदि आप देखें तो सभी ने स्पिन पर पूरा फोकस किया है। स्पिन खेलने में भी महारत हासिल है और स्पिन गेंदबाजी करने में भी महारत बट हासिल मुझे है। ऐसा लगता है, देखिए, एक होती है अपनी ताकत पे खेलना। आप स्पिन पिचेस हैं, सबको पता है कि एशियाई पिचेस आपको स्पिन पिचेस मिलेंगी, चाहे आप भारतीय मैदानों पर देखें तो भारतीय मैदान भी काफ़ी हद तक स्पिन फ्रेंडली है। एक एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, कोई भी घरेलू टीम रहती है, वो डेफ़िनेटली अपने घरेलू पिचेस को उसी हिसाब से तैयार करती है जहाँ पर वो कंफर्टेबल ज़ोन में होते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न रहता है सबसे मेन। बट मुझे अगर इन चीज़ों की बात करें, देखिए स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, आप स्पिनर लाए, बहुत अच्छी बात है, बट आप मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ज़रूरत से ज़्यादा स्पिनर लाया, हाँ, ये बिकॉज बात। अगर आप बाकी टीमों पर नज़र डालें, साउथ अफ्रीका जिस तरीके से खेली, अ, पूरी टीम में आपको मात्र 2 स्पिनर नजर आए, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी उन्होंने। अपने कागिसो रबाडा को लेके आए, लुंगी एंगड़ी खेलते हुए नजर आए, मार्को यानसेन खेलते हुए नजर आए, कॉर्बिन बोस को खिलाया। तो बाकी टीमों ने स्पिनर के ऊपर पूरा फोकस किया कि भाई इस पिच के हिसाब से प्लेइंग 11 बनाई जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने मेरे ख्याल से डोमिनेट किया है, साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया है और दिखाया है कि पिच कैसे भी हो, अगर आपका क्रिकेट बेहतर है, अगर आपका पेस बॉलिंग बेहतर है, तो आप पेस बॉलर खिलाइए, बिकॉज ये एक परीक्षा होती है। स्पिन पिचेस पर पेस बॉलर किस तरीके से विकेट निकाल सकते हैं, किस तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं, ये एक परीक्षा होती है। और साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने वो करके दिखाया है। आप देखो कागिसो रबाडा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आया, मार्को यानसन तो ऑफकोर्स बेहतरीन ऑलराउंडर है ही, ये लुंगी एंगड़ी क्या बेहतरीन विकेट टेकिंग गेंदबाज नजर आए, और कॉर्बिन बोस एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए नजर आए।
तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी कुछ गलतियां तो कर रहा है, क्योंकि शाहिन शाह आफरीदी जैसा आपके पास बेहतरीन पेस बॉलर भले ही कुछ समय से नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, आई थिंक। देखिए, कोई भी गेंदबाज हो, तेज गेंदबाज हमेशा कमेंट्री के दौरान भी मैं कई बार कहता हूं कि तेज गेंदबाज जोड़ियों में शिकार करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ एक ड्रॉबैक ये भी था कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ में दूसरा एंड पर गेंदबाजी करने वाला उस स्तर का गेंदबाज नहीं था, जिसके कारण अतिरिक्त दबाव शाहीन अफरीदी पर था। मुझे भी लगता है, आई थिंक नसीम टीम में मौजूद थे। नसीम को आपने खिलाया नहीं, नसीम शाह जैसा युवा पेस डेफिनेटली। बॉलर। आप मिर्जा को साथ में लेकर के गए, लेकिन मिर्जा का आपने इस्तेमाल नहीं कर पाया। एक आई थिंक एक मैच ही मिला है शायद। मैंने आज तक पाकिस्तान के जितने मैचेस देखे, जब से मैंने क्रिकेट देखना खेलना शुरू किया है, देखा है, कमेंट्री करना शुरू किया है, मैंने कभी भी पाकिस्तान की टीम में ओनली सिंगल फास्ट बॉलर नहीं देखा। पहली मर्तबा पूरे जीवन काल में मैंने, जब से मैंने क्रिकेट को समझा जाना है, पहली मर्तबा ऐसा देखने में आया कि पाकिस्तान एकमात्र तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतरा था और बाकी उनके पास सारे स्पिनर्स थे। अ, मुझे तो अभी भी लगता है कि पाकिस्तान टीम थोड़ा सा कंफ्यूज है। मतलब आप सहम अयूब जैसे प्लेयर को खिला रहे हैं, फ़खर जमान जैसा प्लेयर आपके पास बाहर पड़ा है। इससे इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा और क्या और होगा। सबसे बड़ी बात क्या, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पाकिस्तान में भी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है और हीरे को निखारने वाला भी जौहरी ही होता है। तो वहां पर ऐसे जौहरियों की कमी है इस समय। हीरे तो बहुत है, लेकिन परखने वाले नहीं मिल पा ऐसा रहे भी हैं। कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा जी मैनेजमेंट हाँ। की बहुत गड़बड़ है। और हम बातचीत करेंगे ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस की भी। वर्ल्ड कप में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम ने परफॉर्म किया, अ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो परफॉर्म किया वो अपने स्तर पर ठीक था। बिकॉज अगर आप बाकी टीमों को देखें, तो सारी टीमें अपनी स्ट्रेंथ लेकर के आई थी। ऑस्ट्रेलियन टीम आई थिंक पूरी टीम थी भी नहीं। काफ़ी हद तक अगर आप प्लेयर्स देखें, आपके पास कप्तान आपका था नहीं, पैट कमिंस आपके पास थे नहीं। उसके अलावा आपके मिचेल स्टार्क ने एंड टाइम पे उसी समय पर संन्यास ले लिया। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन टीम में आई थिंक अभी भी हैं, जिनको कह सकते हैं कि सही जगह नहीं मिल रही है, या फिर तो कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनको जगह नहीं मिलनी चाहिए उनको जगह मिल रही है। क्योंकि अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, जी हाँ, मैक्सवेल। आप यकीन मानिए, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी ग्लेन मैक्सवेल के बारे में ही सोच रहा था। मैक्सवेल ही एकमात्र ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा भरोसा करके T20 वर्ल्ड कप में लेकर के आई थी। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है, क्योंकि T20 क्रिकेट जो हो गया है वो हो गया पूरा यंगस्टर्स का खेल। अनुभव तो साथ में है ही, अनुभव की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि बिना अनुभव के आप जीत सकते हैं। आप देखिए भारत में सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल किस समय उन्होंने पदार्पण किया T20 के अंदर, लेकिन अनुभव के साथ मंझते गए और साथ में युवा खिलाड़ियों की फौज खड़ी करी। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भी युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, लेकिन गलती मुझे जहाँ तक समझ में आती है वो ये है कि उन्होंने सीधे विश्व कप जैसा टूर्नामेंट में उन्होंने मौका दिया। थोड़ा सा रोटेशन में यदि वे नए खिलाड़ियों के साथ सीरीज खेलते, जैसे कि पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज खेलने गए थे T20 की, तो वहां पर उनको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना चाहिए था, जो भारत ने लगातार किया। आप देखिएगा सारे इंटरव्यूज में यही चल रहा है, जितने भी बड़े खिलाड़ियों के इंटरव्यूज हुए उसमें आप देखेंगे सुनेंगे तो आप, या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर यही है कि भारत ने लगातार हर सीरीज में, लगभग हर सीरीज में अपने खिलाड़ियों को रोटेट किया है। जो खिलाड़ी पिछली सीरीज में खेले थे वो अगली सीरीज में नहीं खेले और उनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया। तो यही कारण है कि आज भारत T20 की ऐसी टीम बन चुकी है कि यदि भारत की 3 टीमें भी बना दी जाए तो तीसरे नंबर वाली जो टीम होगी ना, वो भी इंटरनेशनल की किसी भी बड़ी टीम को हराने की क्षमता रखती और है। वो बड़ी टीम में आप किसको मानते हैं? कोई भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका आज की तारीख में देखा, मेरे नजरिए से साउथ अफ्रीका की टीम इस समय वर्ल्ड की क्लास T20 टीम है, उससे बेहतर कोई टीम नहीं है। भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, भारत के पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल साइलेंट वे में जिस तरीके से अपने खेल को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, फोकस रहते हैं। आप याद कीजिए पिछले विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भी एक समय सांसें थम सी गई थी यदि सूर्य कुमार यादव वो मिलर का कैच नहीं लेते हैं। वो एक कैच, वो कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। जी हाँ, मैं और वो हमेशा एक इसलिए कैच कहता हूँ कि उस समय। पकड़ो कैच और जीतो मैच।
वो तो है। और साउथ अफ्रीका हमेशा से अगर आप पहले भी देखें, और हमेशा एनगिडी की फील्डिंग आपने में बात वो। की थी, तो हाँ। एनगिडी के लिए बताना चाहता हूँ कि एनगिडी के ने जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जब उन्होंने खेला था, तो चेन्नई सुपर किंग्स में ड्वेन ब्रेवो के साथ खेले थे। और आप अच्छी तरह आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ड्वेन ब्रेवो कितने बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और ख़ास तौर पर जब वो बॉलिंग करते हैं ना, तो क्रीज के कोने का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। और साथ में पेस के साथ में कितनी धीमी गेंद छोड़ देंगे, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। धीमी गेंद के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा जोखिम क्या होता है? एक तो परफेक्ट लाइन पर टप्पा खाना चाहिए, स्विंग वैसा मिलना चाहिए, उस जगह पर जाना जाकर टप्पा खाना खाएगी तभी जाकर बैट्समैन को बीट कर पाएगी। तो वो काफी जोखिम भरा होता है, कई बार आगे टप्पा रह जाता है या बाहर चला जाता है, तो उसके कारण परेशानियां आती। लेकिन उन्होंने वो कला सीखी उनसे, और वो उन्हें वर्ल्ड कप में काम आई आखिर। आखिर मैंने एक इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले सुना भी था, देखा भी था, जहां एनगिडी ने ये बात एक्सेप्ट भी करी है। दो ऐसे इंसिडेंट बोल लीजिए, या फिर दो ऐसे पल जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत अच्छा पल है और एक थोड़ा सा खराब पल। एमएसटी की तेजी रनिंग, अगर आप देखें उस समय जब बांग्लादेश का वो आखिरी रन आउट निकाला था, वो तो आज तक मतलब मैं मतलब इमेजिनेशन में मैं उसको पूरी तरह से, पूरी तरह से मैं वो पिक्चर फील कर सकता हूँ कि वो क्या मैच था और क्या वो आखिरी गेंद थी। जिस तरीके से वो कहते हैं कि चीते की रफ्तार थी, वो चीते की रफ्तार थी। और उसके बाद रफ्तार की बात आती है तो मुझे वो एक 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी याद आता है। देखिए, क्योंकि 2000 वो मैच, जहां तक मुझे ऐसा याद है, शायद वो 2017 के आसपास की बात है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो रन आउट किया था, सोलह नहीं, सत्रह की बात। मैं हाँ वो और बांग्लादेश हाँ, बांग्लादेश के मैच की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको उसी चीज के लिए बता रहा हूँ कि उस समय महेंद्र सिंह धोनी की जो उम्र थी, और 2019 के विश्व कप के समय में महेंद्र सिंह धोनी की जो उम्र थी, देखिए उम्र के साथ आपके रिफ्लेक्शंस कम होते हैं, रनिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। महेंद्र सिंह धोनी नो डाउट जाने जाते तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए, लेकिन उस समय भी आप याद कीजिए, बाकी सभी खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन जा चुके थे, लेकिन एकमात्र महेंद्र सिंह धोनी अंगद के पैर की तरफ खूंटा गाड़ कर खेल रहे थे, और उनका साथ दे रहे थे रविंद्र जडेजा। अब आप ये सोचिए कि एक अनुभवी खिलाड़ी की अहमियत क्या होती है पिच पर। उन्होंने चार्ज लेने का दायित्व दिया रविंद्र जडेजा को, और दूसरे एंड से उन्होंने जो काम किया था वो किया था सिंगल डबल्स लेकर के, सिंगल डबल लेकर के स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया, जिसके कारण जडेजा पे से दबाव हटा और जडेजा खुलकर खेल पा रहे थे। अब ये तो क्रिकेट में कहा जाता है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा उस समय धीमे थे, लेकिन मैं एक चीज इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा उस थ्रो की भी, कि इतना कमाल का थ्रो था वो जिस पर वे रन आउट हुए। मतलब आप यदि नापेंगे तो मुश्किल से 1 इंच का फर्क होगा क्रीज के और बैट के बीच में। तो क्या आपको वही मैं चर्चा वो कर रहा हूँ आज भी कि वो 1 इंच सभी को खचोटता है, जिसे कहा जाए। वो कहते हैं कि 1 मिली सेकेंड, हाँ, मतलब 1 मिली सेकेंड आपके पूरे सपनों को तोड़ भी सकता है और सपनों को साकार भी कर सकता अपन है। इस बात से थोड़ा सा और है ना? आगे वो जाएं। बांग्लादेश वाले मैच की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले मैच में जो रन आउट किया था, वो भी चंद मिली सेकेंड का कमाल था। मतलब सिर्फ पलक झपकने भर की देर थी, पलक झपकती इतनी देर में तो बल्लेबाज क्रीज में है पहुंच ना? चुका होता। तो वही चीज कि चंद मिली सेकेंड में तो एक लेकिन समय वहां पर सपना साकार हो वही गया बात और है एक कि समय वहां पर सपना टूट गया। शांत दिमाग को शांत और रखना। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ बिकॉज देखिए, मैं एम एस धोनी का फैन हूँ, नो डाउट। आई थिंक अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं खासकर, तो आप एम एस डी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप भले ही आप विराट को फॉलो करिए, भले ही आप रोहित को फॉलो करिए, बिकॉज सब अपनी अपनी जगह लीजेंड है, बट एम एस डी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं उनका फ़ैन हूँ, बट फैंस में जो चर्चाएं चलती हैं, फैंस के अलावा जो खासकर सोशल मीडिया पे जो बातचीत चलती है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ की बातचीत हमेशा चलती है कि 2019 में क्या हुआ था जब आप रन आउट हुए थे, डाइव क्यों नहीं मारी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। अब देखिए 2019 का जो सेमीफाइनल था, अब मुझे जहाँ तक याद है,
5 विकेट आप अर्ली गंवा चुके थे, आपके पास बल्लेबाज बचे नहीं थे, आपके पास एमएसडी और रविंद्र जडेजा एक आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वहाँ से एक विकेट गिरना, उसके बाद फिर आपके पास बल्लेबाज भी नहीं है, युजवेंद्र चहल वगैरह, हाँ ये उतनी खास बल्लेबाजी कर नहीं पाते थे। तो एमएसडी का वो विकेट जाना, ये कह लीजिए कि वहाँ पर आपकी हिम्मत टूट गई। लेकिन आई थिंक मुझे अभी भी लगता है कि हिम्मत बनी भी उन्हीं से, नहीं तो अगर एमएसडी उस समय नहीं टिकते, धोनी उस समय नहीं टिकते और रविंद्र जडेजा का साथ ना मिलता, तो आई थिंक वो शायद 200 भी नहीं पहुंचती टीम उस जी हाँ, मुकाबले में। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय बिल्कुल भारत की स्थिति मतलब बड़े अंतर से मैच हार जाती। वैसे भी मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उस समय इंटरव्यू था जहीर आई थिंक शायद ज़हीर खान ने कहा था कि एमएसडी क्या शुरू से सोच रहा है कि मैच को हमेशा आखिरी तक लेकर के जाना, कैसी भी परिस्थितियां हो, मैच को आखिरी तक लेके जाना। ईशांत शर्मा के साथ वाला आपको वो मुकाबला याद है, याद होगा, याद है। जब महेंद्र सिंह धोनी ने एक छोर से अकेले मैच जिता दिया था और ईशांत शर्मा को दूसरे छोर पर सिर्फ लास्ट बॉल तक को फेस करने के लिए ही रखा था। तो आप वो मुकाबला भी देखिए कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भारत लगभग वो मुकाबला हार ही चुका था, उसके बावजूद भी भारत जीत कर आया वो मुकाबला। श्रीलंका में वो मुकाबला था। एक चर्चा गंभीर के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे, बिकॉज गौतम गंभीर की कोचिंग पर। देखिए, गौतम गंभीर शुरू से खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा एक इसमें ये चीज़ लगती है कि 2007 के विश्व कप के फाइनल में भी उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी और 2011 के विश्व कप में भी बढ़िया पारी खेली थी। लेकिन उनके दिलो-दिमाग में जो एक चीज़ छाई हुई है ना, कि उन पारियों का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इस उस पारी का क्रेडिट यदि उन्हें नहीं मिला, तो इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी जवाबदार नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने कभी ये नहीं कहा कि वो विश्व कप मेरी पारी से जीते हैं। हमेशा गौतम गंभीर ने ही कहा है कि मैंने विश्व कप के फाइनल मुकाबलों में अच्छी पारियां खेली है। तो तो आपका ये तो आपका एज ए मानना खिलाड़ी वाली बात हो गई। तो आपका मानना ये है कि एज अ प्लेयर जो क्रेडिट नहीं मिला था, और कोच एज अ कोच बनने के बाद वो क्रेडिट जी ढूंढने की हाँ, अब वो कोशिश है। कोच बनकर के ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने उस समय जो पारियां खेली थी, वो बिल्कुल बेदाग थी और वो बिल्कुल चैंपियन बनाने के लायक ही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जिन परिस्थितियों में वो पारियां खेली थी। लेकिन कई मर्तबा क्या होता है ना कि मैदान की परिस्थितियां जो रहती है ना, उसके अनुसार कप्तान वहां पर निर्णय लेता है बट और उस हिसाब मुझे से। मुझे ऐसा लगता है, देखिए क्रिकेट, अगर आप खिलाड़ी हैं या फिर कोच है, कुछ भी है, क्रेडिट उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपकी उलझ एग्जैक्टली भी जाएंगी। और आई थिंक एज अ कोच बनने के बाद जो जो क्रेडिट की बात आपने की, एज अ प्लेयर आई नो कि क्रेडिट नहीं मिला, और बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर कोई पहले प्लेयर हैं जिनको क्रेडिट नहीं मिला है। बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि आए, खेल के चले गए, लेकिन उतना क्रेडिट नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिकेटर अच्छे नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी एक अच्छा कोच नहीं बन सकता है। आज अभी जस्ट आपने कहा कि खिलाड़ी अच्छे हैं, कोच के बारे में क्या आपकी राय है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस समय कोचिंग में उन्होंने कोचिंग के साथ में जो चीज़ वो खुद कहते आए हैं कि उस पारी का क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए था। तो आज आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि माइलस्टोन नहीं होना चाहिए किसी व्यक्तिगत, कोई व्यक्तिगत माइलस्टोन नहीं होगा। तो ये खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इससे जग जाहिर हो गया है कि उन पारियों का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलना चाहिए था। देखिए क्रेडिट देखिए, मिले। बहस के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया, और आलोचक और प्रशंसक ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि ये नहीं होंगे तो सिक्का नहीं चलेगा। तो सिक्का चलाने के लिए आलोचक भी जरूरी है और प्रशंसक भी जरूरी है। यदि आलोचक होंगे तो आप अपने खेल को सुधार कर पाएंगे, प्रशंसक होंगे तो आप अपने खेल को और ज्यादा ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। लॉन्ग फॉर्मेट जो कि असली क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट माना जाता है। अगर आप कोच हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी उस चीज़ की भी बनती है, उस फॉर्मेट की भी बनती है, और खासकर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि भारत में टेस्ट मैच हारना, वो कहते हैं कि आपने अपना किला खो दिया है, आपने अपनी बादशाहत खो दी है, क्योंकि भारत भारत में टेस्ट
हारता नहीं है, वो भी दशकों तक। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। जब इसी तरह की परिस्थितियाँ जब कप्तानी की मुझे याद है 1990 के दौरान हुई थी, जब पाकिस्तान की सीरीज़ करने के बाद आए थे, उस सीरीज़ में तेंदुलकर ने पदार्पण किया था। तो उस समय काफ़ी कश्मकश में थे कि दिलीप वेंगसरकर को बनाया जाए, कि श्रीकांत को बनाया जाए, कि कपिल देव को बनाया जाए। उस समय सारे ही खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने हट करके मोहम्मद अज़हरुद्दीन को अब कप्तान बना दिया। जब वहाँ पर उन्होंने कप्तान बनाया, तो विदेशों में ज़रूर हारे थे, विदेशों में वैसे भी हारते आ रहे थे, लेकिन घरेलू एक भी श्रृंखला अज़हरुद्दीन की कप्तानी में नहीं हारे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी आई। सिंह धोनी की कप्तानी में फिर 2011 के बाद से घरेलू सीरीज भी हारे हैं, लेकिन 2011 तक 94 से 2011 का जो काल रहा 17 साल, इन 17 सालों में भारत ने एक भी घरेलू श्रृंखला टेस्ट सीरीज में कभी नहीं हारी मुझे है। याद है 2013 में लास्ट घरेलू सीरीज हारे थे हम, 2013 में एम एस धोनी की कप्तानी में। 2013 में जब घरेलू सीरीज हमने गंवाई थी साउथ अफ्रीका के साउथ अगेंस्ट। अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद 12 सालों तक भारतीय टीम कोई भी टेस्ट श्रृंखला भारत में नहीं हारी। लेकिन अ, पिछले 2 सालों में 2 सीरीज गौतम हारे हैं। गंभीर के आने के बाद 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, 2 साल पूरे होने वाले हैं। बुमराह के ओवर बचाने का एक कारण हार्दिक भी है। हार्दिक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है भारतीय टीम के पास। अगर हार्दिक शुरुआत में गेंदबाजी ना करे अर्शदीप के साथ, तो बुमराह के ऊपर बचा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुमराह के आप अगर एंड में 2 या 3 ओवर, जैसे एक आप मिडिल ओवर्स में करवाते हैं, एक आप शुरुआत में करवाते हैं, 2 आप एंड में करवाते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हार्दिक पांड्या शुरुआत में गेंदबाजी ना करे, तो आपको मजबूरन जसप्रीत बुमराह से पावर प्ले में 2 ओवर करवाने पड़ेंगे, और फिर आपके पास मिडिल ओवर्स में ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास। अगर आप मिडिल ओवर्स में बुमराह को ओवर करवाएंगे, तो डेथ ओवर्स में फिर आपके पास गेंदबाजी नहीं बचेगी। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। जसप्रीत बुमराह को काफ़ी हद तक, वो कहते हैं ना, वैकेंड से बहुत बेहतरीन सपोर्ट देते हैं वो, हार्दिक। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि विपक्षी टीम भी जानती है कि यदि बुमराह के ओवर शेष है ना, तो उससे पार पा लिया तो मैच जीत जाएंगे, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। अर्शदीप सिंह को देख करके मुझे एक्चुअली एक बॉलर की याद आती है। अ, आप गेस करिएगा, अर्शदीप सिंह को देखकर किसकी याद आती है आपको? 2 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, जहीर खान, आशीष नेहरा। देखिए, ज़हीर खान की याद आ जाती है मुझे तो उनको देख कर के। ज़हीर खान का बिल्कुल सटीक टप्पा रहता था, एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ गेंदों को निकालते थे, ज़रूरत पड़ने पर अंदर भी लेकर आते थे। आशीष नेहरा भी थे, लेकिन इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो ज़हीर खान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। हाँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उनको देख करके आपको किसकी याद आती है, बिकॉज आई नो इकोनॉमी इकोनॉमी और उन सब वो क्लास में, अगर आप वो स्विंग एंड ऑल, वो क्वालिटी आशीष नेहरा, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आशीष तो नेहरा। उस मामले में क्योंकि तो जहीर की कोई। आशीष नेहरा के पास स्विंग बहुत अच्छा था। आशीष नेहरा की मैं भी एक्चुअली, मुझे अर्शदीप को देखकर काफ़ी हद तक आशीष नेहरा की याद आती है। एक तो स्विंग तो है ही, और हँसते रहते हैं, अगर आप हँसते रहते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे, जी हाँ। जिस तरीके से खुशनुमा रहते हैं, लेकिन कभी कभार गुस्सा भी करते हैं। आशीष नेहरा का अगर आपको याद हो, दिनेश कार्तिक के विरुद्ध वो गुस्से वाला वो सीन, जहाँ पर मुंह से कुछ अपशब्द नहीं जो भी था, लेकिन निकले थे। इस वाले मैच में अगर आप देखें न्यूजीलैंड के विरुद्ध, डैरेन मिचेल को जब वो हालाँकि जांग पर, देखा जाए तो मिशेल काफ़ी नम्र स्वभाव के मिचेल मिचेल खिलाड़ी हैं। बहुत, पहली एक्चुअली मर्तबा नॉट ओनली मैंने मिचेल। न्यूज़ीलैंड के किसी खिलाड़ी को इतना अग्रेसिव देखा था और उसमें उनकी गलती नहीं नहीं थी। नहीं नहीं थी। नेचुरल सी बात है वो, क्योंकि पूरी तरह से क्रीज़ में मौजूद थे, वहाँ पर थोड़ा-सा अग्रेसिवनेस ज़बरदस्ती अर्शदीप में दिखाया था। वो हुआ ही था, क्योंकि बैक टू बैक 6 लग चुके थे, तो वो एक तो उसका भी एक्चुअल में प्रेशर था, कैच छुआ और वो कैच छक्के में है ना। तब्दील हो गया। उसकी अगली गेंद पर फिर छक्का पड़ गया। तो वो बैक तो टू बैक इसके 6 का जो कारण वो सारा फ्रस्ट्रेशन वहीं पे निकल फ्रस्ट्रेशन गया। निकाल दिया वो बॉल मार के। लेकिन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के तो प्लेयर्स की मैं हमेशा मतलब जब से मैंने कमेंट्री वगैरह स्टार्ट की, मैंने हमेशा तारीफ की है। 2 टीमें इतनी विनम्र टीमें हैं, मतलब इतनी बेहतरीन प्लेयर, आपको लड़ाई झगड़े में बिल्कुल इन्वॉल्व बिल्कुल, होते हुए बिल्कुल। नजर नहीं आएंगे। ना दैट्स स्लेजिंग वाई करना है, कुछ भी नहीं। दैट्स वाई कि अगर भारतीय, एज अ भारतीय फैन, भारतीय क्रिकेट फैन, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर भारत नहीं, तो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जीतना चाहिए। ये देखिए, भारतीय होने के नाते तो हम सबसे पहली उम्मीद यही करते हैं कि भारत ही जीते। और उसके बाद में वास्तव में मैं भी इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि यदि कोई दूसरी टीम यदि जीते,
तो या तो साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, क्योंकि वास्तव में उनके जैसे सभ्य विनम्र स्वभाव वाले कोई दूसरे देश के खिलाड़ी नहीं, कभी स्लेजिंग करते हुए नजर नहीं आते, सिर्फ अपने खेल पर फोकस रहते हैं। और दोनों ही टीमों की फील्डिंग बहुत जोरदार है। उसका रीजन है कि ये लोग रग्बी खेलते हैं। ऑफ कोर्स। यदि आप रग्बी खेलते हैं तो आपकी फील्डिंग फील्डिंग के बारे में चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि फील्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो अगले बहुत शो लंबा टॉपिक है, बिकॉज गिलेन फिलिप्स की भी चर्चा करनी पड़ेगी। अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज वैसे भी समय हो चुका है। और तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा संजीव भाई आपके माध्यम आपके साथ जुड़कर। और जो आपने अपने ड्रीम को सफल किया उसके लिए आपको एक बार पुनः बधाइयाँ। और आपने मुझे अवसर दिया, बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले टॉक शो में ऐसे ही बेहतरीन एक और टॉपिक के साथ। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धन्यवाद करना चाहेंगे मनोज जैन जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स बिरानी।